नमस्कार बच्चों। आज आप मानवीय करुणा की दिव्य चमक का व्याख्यान नंबर 4 पढ़ेंगे। और अभी तक आपने देखा कि फादर बुल्के जो अपने घनिष्ठ डॉक्टर रघुवंश जी को माँ के द्वारा भेजी हुई चिट्ठियाँ दिखाते, अक्सर माँ की यादों में डूबे रहते। पिता भाई बहनों से ज़्यादा लगाव नहीं था उनके पिताजी जो थे वो व्यापारी थे, एक भाई पादरी बन गया था। तो ये सारी कहानी अभी तक आपने सुनी। अब इससे आगे मन में तीव्र इच्छा भारत आने की थी, इसलिए मेरी यह शर्त मान ली गई। भारत आकर डिसेट संघ में 2 साल पादरियों के बीच धर्माचार की पढ़ाई की। फिर 9-10 साल दार्जिलिंग में पढ़ाई करने के उपरांत कोलकाता में बीए किया। उन दिनों डॉक्टर धीरेन्द्र वर्मा हिंदी विभाग के अध्यक्ष थे। शोध प्रबंध प्रयाग विश्वविद्यालय के हिंदी विषय में रहकर 1950 में रामकथा उत्पत्ति और विकास पूरा करने के बाद परमल में उसके अध्याय पढ़े। सादर लिंग के प्रसिद्ध नाटक ब्लू वर्ल्ड का अनुवाद भी वहीं पर नीलपंछी के नाम से किया। सेंट जेवियर्स कॉलेज रांची में हिंदी तथा संस्कृत विभाग के अध्यक्ष हो गए। प्रसिद्ध अंग्रेजी हिंदी कोश तैयार करने के बाद बाइबल का अनुवाद करने के उपरांत वे बीमार हो गए तथा पटना आए। दिल्ली आए। 47 साल देश में रहकर 73 साल की जिंदगी गुजार कर वे सबको छोड़कर मौत की गोद में सो गए। फादर बुल्के संकल्प से सन्यासी थे। कभी कभी लगता है वह मन से सन्यासी नहीं थे। रिश्ता बनाते थे तो तोड़ते नहीं थे। उनके मन के अंतर्गत ऐसे भाव थे कि जब भी किसी से रिश्ता बनाते तो उसे तोड़ते नहीं थे। 10 साल बाद मिलने के बाद भी उसकी गंध महसूस होती थी। वह जब भी दिल्ली आते जरूर मिलते, खोजकर समय निकालकर गर्मी सर्दी वर्षा झेल कर मिलते, चाहे 2 मिनट के लिए ही सही। यह कौन सन्यासी करता है? सन्यासी के इतना पास वक्त नहीं होता, लेकिन फादर कामिल बुल्के जब भी किसी से मिलते या जिससे भी वो मित्रता करते तो उसे कभी भी भूलते नहीं थे। ऐसी उनकी विशेषता थी। उनकी चिंता हिंदी को राष्ट्र भाषा के रूप में देखने की थी। हर मन से इसकी तकलीफ बयान करते, इसके लिए अकट्ठ तर्क देते। बस इसी एक सवाल पर उन्हें झुंझलाते देखा है और हिंदी वालों द्वारा ही हिंदी की उपेक्षा पर दुख करते उन्हें पाया है। देखिए, एक दूसरे देश के इंसान होते हुए हिंदी से इतना मोह, यह उनकी हिंदी के प्रति प्यार को ही जताता है। और जो हिंदी भाषी थे वही हिंदी की उपेक्षा करते थे। इस बात को लेकर के फादर कामिल बुल्के हमेशा दुखी रहते थे और हिंदी वालों द्वारा ही हिंदी की उपेक्षा पर दुख करते उन्हें पाया है। घर परिवार के बारे में, निजी दुख तकलीफ के बारे में पूछना उनका स्वभाव था और बड़े से बड़े दुख में उनके मुख से सांत्वना के जादू भरे 2 शब्द सुनना एक ऐसी रोशनी से भर देता था जो किसी गहरी तपस्या से जन्मती है, हर मौत दिखाती है जीवन की नई राह। मुझे अपनी पत्नी और पुत्र की मृत्यु याद आ रही है और फादर के शब्दों से झड़ती विरल शांति भी। ये लेखक कहते हैं कि मुझे अपनी पत्नी और पुत्र की मृत्यु याद आ रही है और फादर के शब्दों से झड़ती विरल शांति भी। फादर के जो शब्द थे उन शब्दों को सुनकर लेखक के मन में जो शांति
उत्पन्न होती थी वह उसका बयां बखूबी कर रहे हैं। आज वह नहीं है, दिल्ली में बीमार रहे और पता नहीं चला। बाहें खोलकर इस बार उन्होंने गले नहीं लगाया। जब देखा तब वे बाहें दोनों हाथों की सूजी उंगलियों को उलझाए ताबूत में जिस्म पर पड़ी थीं। आज लेखक को फादर कामिल बुल्के की उनके संसार से विदा होने पर रह रहकर सभी बातें एक एक करके याद आती हैं। जो शांति बरसती थी वह चेहरे पर स्थिर थी, तरलता जम गई थी। वह 18 अगस्त 1982 की सुबह 10 बजे का समय था। दिल्ली में कश्मीरी गेट के निकलसन कब्रगाह में उनका ताबूत एक छोटी सी नीली गाड़ी में से उतारा गया। कुछ पादरी रघुवंश जी का बेटा और उनके परिजन राजेश्वर सिंह उसे उतार रहे थे। फिर उसे उठाकर एक लंबी संकरी उदास पेड़ों की घनी छां वाली सड़क से कब्रगाह के आखिरी छोर तक ले जाया गया, जहां धरती की गोद में सुलाने के लिए कब्र अवाक मुंह खोले लेटी थी। ऊपर करील की घनी छां थी और चारों ओर कब्रें और तेज धूप के व्रत जैनेन्द्र कुमार, विजेंद्र स्नातक, अजीत कुमार, डॉक्टर निर्मला जैन और मसीही संधा के लोग। पादरीगण उनके बीच में गहरी वसन पहने इलाहाबाद के प्रसिद्ध विज्ञान शिक्षक डॉक्टर सत्यप्रकाश और डॉक्टर रघुवंश भी, जो अकेले उस संकरी सड़क की ठंडी उदासी में बहुत पहले से खामोश दुख की किन्हीं अपरिचित आहटों से दबे हुए थे, सिमट आए थे कब्र के चारों तरफ। फादर की देह पहले कब्र के ऊपर लिटाई गई। मसीही विधि से अंतिम संस्कार शुरू हुआ। रांची के फादर पास्कल तोयना के द्वारा उन्होंने हिंदी में मसीही विधि से प्रार्थना की। फिर सेंट जेवियर्स के रेक्टर फादर पास्कल ने उनके जीवन और कर्म पर श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए कहा, फादर बुल्के धरती में जा रहे हैं, इस धरती से ऐसे रत्न और पैदा हों। डॉक्टर सत्यप्रकाश ने भी अपनी श्रद्धांजलि में उनके अनुकरणीय जीवन को नमन किया। फिर देह कब्र में उतार दी गई। लेखक को फादर बुल्के की बीमारी का पता ही नहीं लगा था। दिल्ली में बीमार इतने समय तक रहे, यही सोचकर लेखक दुखी हो रहा था। हाथ खोलकर गले नहीं लगाया। दोनों हाथों की उंगलियां शरीर के ऊपर एक दूसरे में जकड़ी हुई थीं। चेहरे से जो शांति बरसती थी वह चेहरे पर स्थिर थी। 18 अगस्त 1982 सुबह 10 बजे कश्मीरी गेट से निकलकर कब्रगाह में नीली गाड़ी में से ताबूत पादरी रघुवंश जी के बेटे, उसके परिवार के सदस्यों ने उठाकर पेड़ों से युक्त छां वाली सड़क से कब्रगाह के अंतिम किनारे पर ले गए, जहां धरती की गोद उन्हें सुलाने के लिए इंतजार कर रही थी। ऊपर कटीली झाड़ियों की घनी छां थी। वहां पर जैनेन्द्र कुमार, अजीत कुमार, विजेंद्र स्नातक, डॉक्टर निर्मला जैन, महिषी समुदाय के लोग, पादरीगण, गेरुए वस्त्र पहने इलाहाबाद के प्रसिद्ध विज्ञान शिक्षक डॉक्टर सत्यप्रकाश और डॉक्टर रघुवंश दुख के सागर में डूबे पहले वहाँ विद्यमान थे। सभी अंतिम श्रद्धांजलि देने के लिए कब्र के पास आ गए। फादर के शरीर को कब्र के ऊपर लिटाकर मसीही विधि से अंतिम संस्कार फादर पास्कल तोयना ने किया। हिंदी में मसीही विधि से प्रार्थना की गई। सेंट जेवियर्स के रेक्टर फादर पास्कल ने श्रद्धांजलि देते हुए कहा, फादर बुल्के धरती में समा रहे हैं, जिससे और ऐसे ही रत्न पैदा हों। डॉक्टर सत्यप्रकाश ने उनके अनुकरणीय जीवन को नमन करते हुए श्रद्धांजलि देते हुए शरीर को कब्र में उतारकर अंतिम विदाई दी। तो बच्चों, आपने देखा कि कामिल जो फादर कामिल बुल्के थे, लेखक को उनके शब्द याद आ रहे थे और ये फादर कामिल बुल्के का अंतिम समय था।
जब वो कब्र में लेटने के लिए जा रहे थे। आज के लिए बच्चों इतना ही। अगले व्याख्यान में बात करेंगे फादिल कामिल बुल्की की चरित्र से संबंधित अन्य विशेषताओं के बारे में। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार। आपका दिन शुभ हो, आप स्वस्थ रहें, स्वच्छ रहें। धन्यवाद, नमस्कार।